सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल महादेव कोचिंग क्लासेस। लास्ट वीडियोस में हमने देख लिया था कि कैसे हमने लाइफ प्रोसेस का पहला पार्ट न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया था। तो न्यूट्रिशन में हमने क्या देखा था कि कैसे खाना पूरा डाइजेस्ट होकर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज में चेंज हो जाता है और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट विलाई उसे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा देते हैं। तो बॉडी के हर एक सेल तक जो ग्लूकोज पहुंचा है, अब उसी से हमें एनर्जी ड्राइव करनी है और यारी प्रोसेस क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन, जैसा कि आपने थोड़ा बहुत आइडिया आप सबको होगा कि सिंपल ब्रीथिंग रेस्पिरेशन नहीं होता कि हमने सांस ली, ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी। ये रेस्पिरेशन नहीं होता, यह रेस्पिरेशन का सिर्फ एक पार्ट है। तो जैसे हमने सांस ली, ऑक्सीजन ली और CO2 छोड़ा, ये ब्रीथिंग एक स्मॉल पार्ट है रेस्पिरेशन का ही। साथ ही साथ क्या भी होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या भी होता है फ्रेंड्स? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग C6H12O6, ऑक्सीडाइजिंग ग्लूकोज इन ईच एंड एवरी सेल टू गेट एनर्जी। हर एक सेल तक जो ऑक्सीजन पहुंचाएंगे हम, और हर एक सेल तक जो ग्लूकोज पहुंचा है, किसने पहुंचाया? विलाई ने पहुंचाया। जो विलाई ने हर एक सेल तक ग्लूकोज पहुंचाया था डाइजेशन के दौरान, वो ग्लूकोज अब हर एक सेल तक है। हर एक सेल में उसी ग्लूकोज को जलाना है, हमने ऑक्सीडाइज करना है और उससे हमें एनर्जी लेनी है। तो देख लेते हैं रेस्पिरेशन है क्या। द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग यूटिलाइज फूड टू गेट एनर्जी। लिविंग बीइंग वो प्रोसेस जिससे लिविंग बीइंग फूड को यूटिलाइज करेंगे, किस चीज के लिए? एनर्जी लेने के लिए। उसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। होता क्या है इसमें? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हैपन्स टू फॉर्म एनर्जी। जो ग्लूकोज है उसी को ऑक्सीडाइज करेंगे हम टू एनर्जी के लिए, और एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। और जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है स्टूडेंट्स? ATP के फॉर्म में होगी। ATP होता क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP, एक और चीज अगर तुम्हें याद हो, ATP होता था एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो रुपीज में सारी चीजें, हमारी करेंसी जो है वो रुपया है, हर चीज हम रुपए में लेते हैं। वैसे एनर्जी जो खर्च होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो ATP के फॉर्म में होती है कि हमने कितना ATP खर्च करा। तो उसी तरीके से ATP के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो रेस्पिरेशन में है क्या? द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग्स यूटिलाइज फूड टू गेट एनर्जी, that is oxidation of glucose happens to form energy. Energy is stored in form of ATP, adenosine triphosphate molecules. उसके बाद दो टाइप के हमारे रेस्पिरेशन होते हैं। एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है अनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन होगा जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी हमारे पास, जब भरपूर ऑक्सीजन होगा तब हम जो रेस्पिरेशन करेंगे वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। वहीं जब ऑक्सीजन नहीं होगी, जैसा कि हम देखते हैं यीस्ट में या और भी कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो जमीन के बहुत अंदर रहते हैं जहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, तो उसके बिना भी उन्हें रेस्पिरेशन करना है। उसके बिना भी जो उन्होंने खाना खाया है उसको यूटिलाइज करके एनर्जी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और भी सारी दुनिया भर के काम कर रहे हैं, तो इन सबके लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी मिलेगी कहाँ से? रेस्पिरेशन से। और ये तो हर एक ऑर्गेनिज्म को करना है। एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, एग्जाम्पल में यहां लिख लेते हैं यीस्ट, यहां लिख लेते हैं ह्यूमन बीइंग्स, लिख लेते हैं। चलिए, तो एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अगर आपको याद हो, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, वहां पर कोई एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एंड प्रोडक्ट CO2 H2O मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं वो मिलेगा, साथ ही साथ H2O भी बनता है और बाकी एनर्जी तो मिलेगी। मेन प्रोडक्ट हमारा एनर्जी तो हो गया रेस्पिरेशन से। मोर एनर्जी इज फॉर्म। मोर एनर्जी किसके कंपैरिजन में? अनएरोबिक के। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ऑक्सीजन की अब्सेंस में अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो हमें कम एनर्जी मिलेगी। एंड प्रोडक्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है पहले ये देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड बनता है। इसमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी, किस में? एरोबिक में। अनएरोबिक में हमें कम एनर्जी मिलेगी। और ये होता क्या है? ह्यूमन बीइंग्स में हम देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन होते हुए, अनएरोबिक हम देखते हैं यीस्ट में। रेस्पिरेशन द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज फूड टू गेट एनर्जी। लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस प्रोसेस से एनर्जी ड्राइव करते हैं, खाने से यूटिलाइज करके, खाने को यूटिलाइज करके एनर्जी ड्राइव करते हैं, वही प्रोसेस रेस्पिरेशन होती है। तो अब दोस्तों, अब हम स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होता है ये देख लेते हैं। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल का एक एटम है, एक मॉलिक्यूल है, सॉरी, C6H12O6।
ये ग्लूकोज C6H12O6 6 कार्बन एटम्स का एक मॉलिक्यूल है, जो जैसे ही हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में घुसता है, सेल के अंदर जैसे ही साइटोप्लाज्म में घुसा पायरुवेट में टूट जाता है। पायरुवेट 3 कार्बन एटम का एक मॉलिक्यूल है। पायरुवेट में टूटने के बाद अब उसकी डेस्टिनी पे है वो किस तरीके से आगे और टूटे। अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ही नहीं, जैसे हम यीस्ट के केस में देखेंगे जहां ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, तो वहां पे क्या होता है, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में टूट जाएगा। और जो ये एनर्जी मिलेगी ये बहुत कम मिलेगी, 2 ATP के बराबर। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स, खाली 2 ATP एनर्जी मिलती है और टूटा इसमें एथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी पे। कब? जब ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती है। अब जब थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, बिल्कुल नहीं कह सकते, थोड़ी बहुत है, कम है, तो ऐसा होता है हमारे मसल सेल में। तब किस किस में टूटता है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। किस में टूटता है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। ये दोनों ही मोड ऑफ रेस्पिरेशन, यहां पर कोई 2 ATP एनर्जी मिलेगी हमें, और यह दोनों ही मोड ऑफ रेस्पिरेशन अनएरोबिक रेस्पिरेशन आ जाएंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन आ जाएंगे। लैक्टिक एसिड क्या चीज है? एथेनॉल, आपको पता होगा, एथेनॉल जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स पीते हैं लोग, उनमें भी अल्कोहलिक सारी जो ड्रिंक्स होती है उसमें थोड़ा बहुत एथेनॉल मिला हुआ होता है, उसका बेस एथेनॉल ही होता है। दूसरी चीज है लैक्टिक एसिड, जो हमारी मसल सेल्स में हो रहा है। कब हो रहा है? जब ऑक्सीजन कम है। जब बिल्कुल नहीं है तब तो एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में टूट रहा है। जब थोड़ा है, पूरा सफिशियंट नहीं है पर थोड़ा बहुत है, तब कहां पे हो रहा है? हमारे मसल सेल्स में हो रहा है। बन क्या रहा है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। होता क्या है, जैसे हम तेज दौड़ रहे हो, जब तेज दौड़ रहे हो तो लगातार हम अपनी लेग्स की मसल्स में बहुत ज्यादा लोड ले रहे होते हैं और लेग्स के पास उतना ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता है। थोड़ा बहुत पहुंचता है, उतना ज्यादा जितना सफिशियंट नीड हो उतना नहीं पहुंच पाता है। उस समय क्या होता है? उस समय मसल सेल्स में ही हमारे लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है। लैक्टिक एसिड फॉर्म होकर लैक्टिक एसिड जमना शुरू होता है। लैक्टिक एसिड जमने के कारण ही क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं बेटा? क्रैम्प्स आ जाते हैं बॉडी में। क्या आ जाते हैं? क्रैम्प्स। जो हाथ हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लें अगर किसी दिन, तो हमारे यही मसल थक जाएंगे, सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी जिस समय हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो उसके बाद होता क्या है? दर्द होनी शुरू हो जाती है। क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है और वो स्टोर होना शुरू हो जाता है, और जब वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा तो वहां पर को हमें पेन फील होता है। तो ये होता है कब? लैक ऑफ O2 की वजह से। अब तीसरा, जैसे नॉर्मली आप बैठे हैं अपने घर में, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, सफिशियंट ऑक्सीजन है, सफिशियंट ऑक्सीजन है। इस समय क्या हो रहा है? जो हमारा पायरुवेट है, ग्लूकोज से पायरुवेट में टूटा, पायरुवेट जो है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, हमारी पावर हाउस ऑफ द सेल में, और वहां पर को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देता है। और ये एनर्जी बहुत ज्यादा एनर्जी है। कितना है? 38 ATP, सफिशियंट एनर्जी मिलती है हमें इस समय। और ये मोड ऑफ रेस्पिरेशन कौन सा हो जाएगा? एरोबिक हो जाएगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंस से जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता था वो एरोबिक था, अभी अभी देखा था हमने। तो ये एरोबिक है, ये दोनों एनाएरोबिक के अंदर आ गए। इसमें CO2 को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, सांस अंदर को ऑक्सीजन लेते हैं ऑक्सीडाइज करने के लिए, बाहर को हम CO2 छोड़ते हैं, तो बाहर को SCO2 चले गया। साथ ही साथ थोड़ा बहुत वाटर भी बनता है, और वो बॉडी अपनी मैकेनिज्म के से चलते हुए वो उसे वाटर को किडनियों तक पहुंचा के पूरे बॉडी से बाहर हम कर लेते हैं। तीसरा एनर्जी। एनर्जी हमें मिलती है, कितनी मिलती है? 38 ATP। तो देख लीजिए, ऊपर के दो में 2-2 ATP मिल रही थी, यहाँ 38 ATP, यानी कि एनर्जी कितनी ज्यादा मिल रही है। तो इस तरीके से ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। तो होता क्या है, फिर से देख लेते हैं। 6 कार्बन एटम्स का एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, जो साइटोप्लाज्म के अंदर घुसते ही पायरुवेट, पायरुविक एसिड भी बोलते हैं, उसमें टूट जाता है। पायरुवेट में टूटने के बाद अब इसकी डेस्टिनी है कैसे, ऑक्सीजन की सप्लाई कैसी है। अगर ऑक्सीजन भरपूर है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो वो टूटेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टूटेगा, और टूटेगा किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। अगर ऑक्सीजन कम है, बिल्कुल नहीं कह सकते, थोड़ी बहुत है लेकिन कम है, तब क्या होगा? तब वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी देगा, तब वो लैक्टिक एसिड में टूटेगा और एनर्जी देगा। और होगा कहां पे? मसल सेल्स में। और ये लैक्टिक एसिड के ही फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है? कहा था, क्रैम्प्स आते हैं, दर्द होता है। तीसरा, अगर है ही नहीं, अब्सेंस ऑफ O2, पायरुवेट में तो टूटेगा ही, सेल के अंदर घुसते ही, साइटोप्लाज्म के अंदर घुसते ही पायरुवेट में तो टूटा, उसके बाद अब्सेंस ऑफ O2, अब है ही नहीं ऑक्सीजन, तब क्या होगा? तब एथनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनेगी। और ये होता किसमें? यीस्ट में होता है। इसके बाद अब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को देख लेते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? वो सारे ऑर्गेनिज्म जो लैंड में रहते हैं, पानी में ना रह के कहाँ रहते हैं?
लैंड में रहते हैं। तो लैंड पे जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ये रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं? लंग्स डेवलप हो गए हैं हमारे लंग्स डेवलप हो गए और इन्हीं लंग्स की मदद से हम रेस्पिरेशन करते हैं। आगे हम देखेंगे भी लंग्स का पूरा यूज। लंग्स की मदद से करते हैं यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर पे जो ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल करते हैं। और रेट ऑफ ब्रीथिंग हमारा नॉर्मल होता है, बहुत तेज सांस नहीं लेते, बहुत हल्के भी नहीं लेते, हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग नॉर्मल होता है। स्लो कह सकते हैं, नॉर्मल कह सकते हैं, फास्ट लेकिन नहीं होता। दूसरी तरफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को देखें तो ये डू रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। सबसे पहले एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? वो सारे ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं। एक्वा मतलब ही पानी होता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यानी वो सारे ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं, जैसे फिशेस, इस तरह के सारे। तो दे डू रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। आपने देखा होगा फिशेस के गिल्स होते हैं गर्दन के पास, तो गिल्स की मदद से रेस्पिरेशन करते हैं। यूज डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। अब पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है ये उसका यूज कर रहे होते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए, ना कि उसका जो पहले से एटमॉस्फेयर में इजीली अवेलेबल रहती है ऑक्सीजन, लेकिन पानी के अंदर ऑक्सीजन उतने अच्छे से डिसॉल्व नहीं होती, तो ये उसी का यूज कर रहे हैं, यूज डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। तीसरा है रेट ऑफ ब्रीथिंग इज फास्ट। अब ऑक्सीजन कम है, अच्छे से डिसॉल्व नहीं है, तो फिशेस को आपने देखा होगा तो तेज तेज वो मुंह को बंद कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि ब्रीथिंग फास्ट हो, ब्रीथिंग फास्ट हो तभी उनकी नेसेसरी ऑक्सीजन नीड्स पूरी हो पाएगी। तो ये रहा हमारा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का रेस्पिरेशन का मोड। इसके अलावा जायरोफाइट भी होते हैं। जायरोफाइट ऐसे प्लांट जो रेगिस्तानों में होते हैं, वो उनका रेस्पिरेशन करने का तरीका भी अलग होता है। वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? वो रात को रेस्पिरेशन करते हैं, दिन में कम करते हैं, क्योंकि दिन में स्टोमेटा के पोर्स अगर वो खोल दें तो सारा पानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू चले जाए, इसलिए वो रात को रेस्पिरेशन करते हैं, उन्हें जायरोफाइट बोलते हैं। लेकिन जो कोर्स में है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, उसका आप देख लीजिए। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देखेंगे कि कैसे हम सांस लेते हैं और कौन कौन से पार्ट्स है बॉडी के वो हमारी बॉडी के अंदर तक ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो कैसे हमारी बॉडी के अंदर तक पहुंचती है, कहाँ से पहुंचती है, और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर करते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमारा ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन बना पड़ा है। सबसे पहले इसमें नेसल कैविटी आती है, उसके बाद फायरेंक्स, फिर लायरेंक्स, फिर ट्रैचिया। उसके बाद ट्रैचिया ही डिवाइड होता है दो ब्रोंकीज में, ब्रोंकीज फर्दर डिवाइड होती है ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स का भी जो एंड होता है उसे हम एल्वेलाई बोलते हैं, यहीं पर कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ये ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलाई हमारे लंग्स के अंदर का पार्ट है। एक लंग्स हमारा ये है राइट लंग, और ये लेफ्ट लंग हमारा कुछ ऐसा रहा। नीचे डायफ्राम, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। डायफ्राम में क्या होता है बेटा? डायफ्राम कंट्रोल करता है हमारी ब्रीथिंग को। अभी हम देखते हैं सब कैसे होगा। तो सबसे पहले नेसल कैविटी या नेसल पैसेज बोल देते हैं। तो नेसल पैसेज हमारा, ये जो नाक हमें दिख रही है, ये नेसल पैसेज है। नेसल पैसेज में क्या होता है? वी हैव टू नॉस्ट्रिल, एक नॉस्ट्रिल हमारी राइट नॉस्ट्रिल, एक लेफ्ट नॉस्ट्रिल है हमारी। और जो इनर लाइनिंग हमारी नॉस्ट्रिल के है उसके अंदर क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, साथ ही साथ म्यूकस होता है। जब जुकाम लगता है तो जो चीज है वो चिपचिपी सी, वो वही म्यूकस है। तो ये म्यूकस और हेयर्स करते क्या है बेटा? जो हवा में, एयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, इन डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करने की मदद करते हैं। तो एयर से डस्ट पार्टिकल ये म्यूकस और हेयर फिल्टर कर देते हैं और एक वार्म एयर हमारे अंदर जाती है। कहाँ जाती है? फायरेंक्स। फायरेंक्स क्या बेटा? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन है। ये गले के पीछे मान लीजिए, जहां फूड भी जाएगा जिस पाइप से और जिस पाइप से एयर भी जाएगी। उसके बाद लायरेंक्स आता है। लायरेंक्स हमारा कंठ, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं लायरेंक्स को। लायरेंक्स के बाद हमारा ट्रैचिया आ गया। ट्रैचिया क्या है? कंपोज ऑफ रिंग लाइक कार्टिलेज। ये जो रिंग्स सी कार्टिलेज दिख रही है, कार्टिलेज क्या होता है? अब कार्टिलेज सॉफ्ट बोन्स को बोलते हैं। जैसे हमारी कान की बोन थोड़ी सॉफ्ट है, बोन है, कार्टिलेज है, बोन नहीं कह सकते, कार्टिलेज है। तो वैसे ही जो ट्रैचिया है वो भी हमारा रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से बना हुआ है। ट्रैचिया जो यहाँ पर से हमारे रिंग लाइक स्ट्रक्चर आता है, ये भी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से बना हुआ है। और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से क्यों बना हुआ है? ताकि जब अब्सेंस ऑफ एयर में ये कोलैप्स ना हो। अब रिंग्स हैं कई ज्यादा, हवा नहीं होगी तो रिंग्स अपना शेप मेंटेन रखती हैं। अगर रिंग्स नहीं होती तो क्या होता है बेटा? रिंग्स नहीं होती तो ऐसा हो सकता था कि एयर जब ना हो वो कोलैप्स हो जाए और हमें सांस ही ना आए। तो ऐसा ना हो इसलिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से बना हुआ होता है हमारा ट्रैचिया। ट्रैचिया फिर आगे जाके फर्दर डिवाइड हो जाता है दो ब्रांचेस में। ट्रैचिया दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है और दो ब्रांचेस को हम ब्रोंकी बोलते हैं। और दोनों ब्रांचेस एक एक लंग्स में चली जाती है, एक राइट लंग में, एक लेफ्ट लंग में। दोनों का प्लूरल है ब्रोंची। इससे आगे ब्रोंची जो है
अब इससे आगे जो ब्रॉन्ची है वो फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में। ब्रॉन्ची फर्दर डिवाइड होगा ब्रॉन्च्यूल्स में। ब्रॉन्च्यूल क्या है? ब्रोंकी भी ब्रांचेस। पहले तो एक ट्रेचिया है, ट्रेचिया दो ब्रांचेस में टूटा, ब्रोंकी बोला उन दोनों ब्रांचेस को, और ये दो ब्रांचेस भी कई और ब्रांचेस में टूटी, उन्हें हमने ब्रोंक्यूल्स बोला। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ये ब्रांचेस ऑफ ब्रॉन्चीज आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। ब्रांचेस हैं ब्रोंकी के ही। ब्रोंक्यूल्स के भी एंड पर हमें क्या मिल रहा है? अगर ये आपको रेड रेड छोटे डॉट दिख रहे हैं, अगर यहां नहीं आ रहा तो कुछ ऐसा फिगर लास्ट में होता है हमारे ब्रोंक्यूल्स के भी एंड पर। इसी को हम क्या बोलते हैं? एल्वेलाई। अब है क्या ये एल्वेलाई? थिन मेम्ब्रेन से बने हुए एयर सैक्स है। थिन मेम्ब्रेन, बहुत पतली झिल्ली के बने हुए एयर बलून जैसी चीज है। बलून शेप्ड होते हैं, जैसा दिख रहा है बलून शेप्ड है और थिन मेम्ब्रेन के बने हुए हैं। इसकी मदद से होता क्या है बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहीं पे होगी। क्या लिखा है देख लेते हैं। दे आर थिन मेम्ब्रेन एयर सैक्स प्रेजेंट एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के एंड पे प्रेजेंट थिन मेम्ब्रेन के एयर सैक्स हैं। दे आर बलून शेप्ड एंड एक्सचेंज ऑफ O2 टू ब्लड एंड CO2 फ्रॉम ब्लड हैपेंस हियर बाय डिफ्यूजन। और जो एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन का ब्लड में और ब्लड CO2 का ब्लड से हमारे लंग्स में, वो कहां पे होगा? यहीं पे होगा, एल्वेलाई पे होगा। और कैसे होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन अगर आपको याद हो क्या होता था? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो हमने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, यही ऑक्सीजन अब ब्लड में जो ऑक्सीजन कम थी वहां पर को बड़े से कम की ओर चले गया। अब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा था, वो वहां ज्यादा था, और हमारे एल्वेलाई में कम था, तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से एल्वेलाई की तरफ आ गई। अब ऑक्सीजन, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में इजीली डिजोल्व होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है बेटा? इजीली डिजोल्व होती है हमारे ब्लड में, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो इजीली डिजोल्व नहीं होती। तो ऑक्सीजन जब इजीली डिजोल्व नहीं होती तो ऑक्सीजन को एक पिगमेंट चाहिए होता है जिसके साथ वो जुड़े और ब्लड में हर जगह पहुंचे तुरंत, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमें तुरंत चाहिए, सारी एनर्जी नीड्स के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। अभी अभी हमने रेस्पिरेशन में देखा था कि इस ग्लूकोज को बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए पड़ती है। तो ऑक्सीजन तुरंत चाहिए, और ऑक्सीजन तुरंत पहुंचाने का काम क्या करता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, हीमोग्लोबिन। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एमसीक्यू में पूछा गया क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनाता है और बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा देगा, और हर सेल के बाहर पहुंच के ऑक्सीजन सेल को दे देगा, हीमोग्लोबिन फिर से ब्लड में घूमने लग जाएगा। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर होते हैं, और रेड कलर इंपार्ट भी ब्लड को हीमोग्लोबिन ही कर रहा होता है। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम क्या होता है बेटा? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में मदद करता है डायफ्राग्राम। ये हमारी चेस्ट कैविटी, अगर आपको देख पा रहा हूं, यहां पर को हमारे दोनों लंग्स जो रिबकेज के अंदर है, इसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी, पेट वाली कैविटी, और लंग्स के बीच में एक जो पतली सी रॉड लाइक स्ट्रक्चर है वो डायफ्राग्राम है। फिगर में देख लीजिए डायफ्राग्राम। यूजुअली ये कुछ ऐसा रहता है, डोम शेप्ड, और जब हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो ये फ्लैट हो जाता है। उसके बाद जैसे ही हम एक्सहेल करेंगे, फिर से हमारे लंग्स खाली हुए तो ये फिर से डोम शेप्ड बन जाएगा। उसके बाद फिर से हम इनहेल करेंगे तो ये फिर से नीचे को आ जाएगा और लंग्स को स्पेस दे देगा फैलने का। देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में क्या आएगा बेटा? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेल, एक्सहेल, ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है, जस्ट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। पूरा रेस्पिरेशन से ब्रीथिंग नहीं होती। तो इनहेल जब हम करते हैं, हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होती है। चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो चुकी है। अब जब एक्सहेल करेंगे तो ये चेस्ट कैविटी हमारी क्या होगी बेटा? कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो इनहेलेशन में चेस्ट कैविटी एक्सपेंड, एक्सहेलेशन में चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स। रिब्स मूव अपवर्ड। इनहेल करेंगे तो रिब्स ऊपर को जाएंगी, एक्सहेल करेंगे तो रिब्स नीचे को आएंगी। डायफ्राग्राम बिकम्स फ्लैट। जैसे ही हम इनहेल करेंगे डायफ्राग्राम फ्लैट हो जाएगा, जैसे ही एक्सहेल करेंगे डायफ्राग्राम डोम शेप्ड हो जाएगा। डायफ्राग्राम बिकम्स डोम शेप्ड। डोम होता है जैसे ताजमहल के ऊपर जो है सबसे ऊपर का गुंबद, उसी को डोम बोलते हैं, डोम शेप्ड हो जाता है। फिर वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस एज एयर कम्स इनवर्ड। जब इनहेल करेंगे एयर अंदर जाएगी तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स हमारा इंक्रीज कर जाएगा, और जब हम एक्सहेल करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स हमारा कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि एयर ही नहीं है। तो ये रहा हमारा रेस्पिरेशन। इसके बाद बेटा एक लास्ट टॉपिक बचता है हमारा रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में कैसे होता है रेस्पिरेशन? प्लांट्स में रेस्पिरेशन ऐसे कुछ खास है नहीं। प्लांट्स में सिंपल रेस्पिरेशन हो जाता है थ्रू स्टोमेटा, थ्रू रूट हेयर्स एंड थ्रू लेंटिन्स विच आर प्रेजेंट एट द स्टेम। तो तीन ही चीजें हैं, थ्रू स्टोमेटा, थ्रू रूट हेयर्स
and through lentils which are present at the stem. अब बेटा रेस्पिरेशन में एक लास्ट टॉपिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हमें देखना है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स होता कैसे है? थ्रू स्टोमेटा हो जाता है, थ्रू रूट हेयर्स हो जाते हैं और थ्रू लेंटिकल्स इन स्टेम्स। स्टेम्स में भी लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके थ्रू भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट कर पाता है। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है देखने की, ये ऊपर वाली रिएक्शन बता सकते हो क्या है? 6CO2 + 6H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो बेटा ये वाली तो रिएक्शन है हमारी फोटोसिंथेसिस की। और नीचे वाली रिएक्शन अगर देख पाओ, और हमने कई बार कर दी है, ये कौन सी बेटा? ग्लूकोज ऑक्सीजन की वजह से बंद कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन की है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। अब इन दोनों प्रोसेसेस को देखें अगर हम गौर से, तो देखिएगा यहाँ CO2 H2O C6H12O6 और O2 दे रहा है, यहाँ C6 और नीचे वाली में C6H12O6 और O2 CO2 + H2O दे दे रहा है और एनर्जी दे दे रहा है। तो दोनों रिएक्शन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। एक इधर को चलती है तो हम फोटोसिंथेसिस कह देते हैं, इधर को आई तो रेस्पिरेशन बोल देते हैं। अब होता क्या है बेटा प्लांट्स के साथ? ड्यूरिंग डे टाइम तो सनलाइट सफिशिएंट होती है, तो याली रिएक्शन बहुत ज्यादा अमाउंट में हो रही होती है। फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा होता है? डे टाइम में बहुत ज्यादा हो रहा होता है। और रेस्पिरेशन भी कर रहा होता है। रेस्पिरेशन तो करना ही पड़ेगा प्लांट को भी, थोड़ी बहुत एनर्जी नीड्स तो उसकी भी है, थोड़ी बहुत उसे बढ़ना है ही, पानी खींचना ही है ना। अभी हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा बहुत अपना खाना बनाना ही है, तो थोड़ी बहुत एनर्जी तो उसे चाहिए, तो थोड़ा बहुत रेस्पिरेशन करता है, लेकिन रेस्पिरेशन कम होता है और फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा होता है। तो डे टाइम लिख लेता हूँ बेटा। इन डे टाइम रेस्पिरेशन तो होगा बहुत कम, रेस्पिरेशन क्या होगा बेटा? बहुत कम, लेकिन फोटोसिंथेसिस क्या होगा? बहुत ज्यादा। इसलिए ओवरऑल हमें क्या मिलेगा? ऑक्सीजन बहुत ज्यादा। लेकिन एट नाइट क्या हो जाएगा? एट नाइट क्या हो जाएगा बेटा? एट नाइट रेस्पिरेशन तो उतना ही होगा, रेस्पिरेशन थोड़ा बहुत हो ही रहा होगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस जो होगा वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा, हो ही नहीं रहा होगा। जब फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा, खाली रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन कर रहा है रात को, तो रात को प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। इसी वजह से हमें कहते हैं कि रात को हमें पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात को प्लांट फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर सकता क्योंकि सनलाइट नहीं है, लेकिन रेस्पिरेशन तो उसे करना ही है। रेस्पिरेशन करना ही है क्योंकि उसको एनर्जी नीड्स, पानी चाहिए ही, सारी चीजें, बाकी की चीजें अपनी ग्रोथ रिपेयर के लिए उसे थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए। तो रेस्पिरेशन तो करेगा, बिना रेस्पिरेशन के कैसे एनर्जी आएगी? तो रेस्पिरेशन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। इसी वजह से हमें पेड़ों के नीचे रात को सोने के लिए मना करते हैं। दिन में भी हो रहा है रेस्पिरेशन, लेकिन दिन में कम अमाउंट में हो रहा है। जितना रेस्पिरेशन हो रहा है उससे बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो जा रहे हैं, तो O2 हमें बहुत ज्यादा मिल जा रही है। लेकिन रात को सनलाइट ना होने के कारण फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पा रही है, लेकिन रेस्पिरेशन तब भी हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। इस वजह से रात को हमें पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ये तो हो गया रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स भी सुन लो। एक्वेटिक एनिमल्स के साथ क्या होता है बेटा? एक्वेटिक एनिमल्स का ब्रीथिंग रेट बहुत फास्ट होता है। ब्रीथिंग रेट फास्ट होने का क्या मतलब है कि अब जैसे हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो पानी में सॉल्युबल कम होती है, एयर में ज़्यादा अच्छे से सॉल्युबल है, तो हमें तो कोई ज़रूरत नहीं ऑक्सीजन, ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की। लेकिन जो फिशेस है, एक्वेटिक एनिमल है, पानी के अंदर कम ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, उन्हें ऑक्सीजन नीड्स पूरी नहीं हो पाती, तो जल्दी जल्दी सांस लेती है। तो अगर फिश को कभी देखा हो, फटाफट मुंह खोलती है। क्यों खोलती है? इसलिए खोलती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाए, जिससे वो रेस्पिरेशन कर पाए। इसलिए ब्रीथिंग रेट फास्टर होता है एक्वेटिक एनिमल्स का। तो बेटा रेस्पिरेशन इन प्लांट की बाद अगली लाइफ प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन, इस चैप्टर की तीसरी। तो ट्रांसपोर्टेशन होती क्या है बेटा? द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल एंड फूड इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड फूड इन ह्यूमंस। तो वो प्रोसेस जिससे मिनरल, वाटर एंड फूड ट्रांसपोर्ट हो बॉडी में, उसी प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। और ये काम ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन करता है बेटा? ब्लड। चाहे विलाई, हम कह रहे थे कि विलाई एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे होती क्या थी? ब्लड कैपिलरीज होती थी, और थ्रू ब्लड ही खाना हर एक सेल तक पहुंचता था। उसी तरह ऑक्सीजन थ्रू ब्लड ही हर एक सेल तक पहुंच रही है, कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू ब्लड ही हमारे हर एक सेल से लंग्स तक पहुंच रही है। तो थ्रू ब्लड ही सारा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अब ये थ्रू ब्लड सारा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो हम कंपोनेंट ऑफ ब्लड देख लेते हैं कि ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट हैं। जो ब्लड, खून हमारी बॉडी में होता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट है। तो सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज। आरबीसीज क्या करते हैं बेटा? इट कैरी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंटेन्स हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या था बेटा? रेस्पिरेटरी पिगमेंट था, रेस्पिरेटरी पिगमेंट।
एंड कंटेन्स हीमोग्लोबिन विच इम्पार्ट्स रेड कलर टू इट। तो यही हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर आता है और यही रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन इतनी ज्यादा डिजोल्व नहीं होती ब्लड में, तो वो हीमोग्लोबिन की मदद से हर एक सेल तक पहुंचती है। तो हीमोग्लोबिन ही रेस्पिरेटरी पिगमेंट है विच इम्पार्ट्स रेड कलर टू इट। तो आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, साथ ही साथ हीमोग्लोबिन भी है, जिसकी वजह से इसे रेड कलर मिलता है। दूसरा क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स WBCs। हमारी बॉडी में सिर्फ रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, हमारी ब्लड में सिर्फ रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, दीज सेल्स फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर इन्फेक्शन। तो हमारी बॉडी के सोल्जर भी बोलते हैं इन्हें, क्या बोलते हैं बेटा, WBCs को क्या बोलते हैं, सोल्जर्स, सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी क्यों बोलते होंगे बेटा, क्योंकि ये ही फाइट करते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस और अदर इन्फेक्शन से। कोई भी अदर इन्फेक्शन आया, कोई भी बैक्टीरिया आया, तो उससे फाइट करने का काम किसका है, WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स का है। अब तीसरा कंपोनेंट प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है बेटा, जो फ्लूइड है, जैसे रसना के लिए पानी है, वैसे ब्लड के लिए क्या है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजीनियस वेस्ट डिजोल्व इन ब्लड। इट कंटेन 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस। एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जो क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है, और बना क्या होता है, 90% वाटर होता है इसमें, और 10% क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। प्लाज्मा मैट्रिक्स ऑफ ब्लड कह सकते हैं इसे। जैसे रसना पानी में बनता है, ब्लड किस में है, ये सारी चीजें प्लाज्मा में घूमी, प्लाज्मा में मिक्स हैं। चौथा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं बेटा, हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जैसे कहीं पर को अगर चोट लग जाए, हमें अगर देख पा रहा हो, हल्की सी चोट अगर लगी हो, उसके ऊपर एक खून, एक क्लॉटिंग बन जाती है, क्लॉट बनता है, तो वो क्लॉट बनाने का काम किसका होता है, प्लेटलेट्स का होता है। प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगला पांचवा लिम्फ। तुम्हारे कोर्स में थोड़ा बहुत इसके बारे में दिया है, तो लिम्फ को जान लेते हैं क्या होता है। तो ये भी एक येलोइश फ्लूइड है जो हमारी ब्लड कैपिलरीज से निकल के इंटरसेलुलर स्पेस में चले जाते हैं। जैसे मान लो हमारे सेल्स कुछ ऐसे थे, और इन सेलों के बीच में ये कुछ कुछ हमें स्पेस दिख रहा है। ये जो मैं रेड से कर रहा हूँ, ये स्पेस है, ये सेलों के बीच का स्पेस है बेटा। और इसके ऊपर से हमारी कोई ब्लड कैपिलरी जा रही हो, अगर ये हमारी ब्लड कैपिलरी जा रही थी, इससे होके हमारा ब्लड जा रहा था। अभी हम देखेंगे ब्लड कैरियर्स में, ये ब्लड कैपिलरी है, इससे होके ब्लड जा रहा था, और ब्लड ने क्या करा, इससे होके ब्लड जा रहा था। ब्लड, यही कैपिलरी बहुत थिन वॉल की होती है, तो इन कैपिलरी से ब्लड का कुछ कंपाउंड निकल के इंटरसेलुलर स्पेस पे चले गया। इसके अंदर प्लाज्मा भी था, WBC भी थे, रेड RBCs भी थे, सारी चीजें थी इसके अंदर, और उससे कुछ चीजें निकल के ये इंटरसेलुलर स्पेसेस में भर गई, और इन्हीं चीजों को हमने क्या बोला, इन्हीं चीजों को हमने लिम्फ बोला। लिम्फ में लिखा क्या बेटा, इट इज अ येलोइश फ्लूइड व्हिच एस्केप्स फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू इंटरसेलुलर स्पेस। ब्लड कैपिलरीज से निकल के इंटरसेलुलर स्पेस में घुसने वाला जो येलोइश फ्लूइड है, उसी को हम लिम्फ बोलते हैं। क्या होता है बेटा, इट कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड। एक बार पूछा गया क्वेश्चन लास्ट ईयर्स में, लिम्फ में प्रोटीन ज्यादा होता है कि कम होता है ब्लड से, तो लिम्फ में प्रोटीन का कंटेंट ब्लड से कम होता है। इट कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड। इट फ्लोज फ्रॉम टिश्यूज टू हार्ट एंड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन एंड किलिंग जर्म्स। अब ये बॉडी के सेल तक पहुंच गया है, इंटरसेलुलर स्पेसेस तक, यहां से ये टिश्यू की मदद से हार्ट तक पहुंचेगा, और हार्ट तक पहुंचने में ट्रांसपोर्ट भी करेगा ये फूड को, साथ ही साथ जो रास्ते में इसे जर्म्स मिलेंगे, उन जर्म्स को भी ये मारते हुए आगे को बढ़ेगा। तो एक कंपोनेंट ऑफ ब्लड हमने देख लिया। अब ये ब्लड कैरियर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि ब्लड कैरी कैसे हो। तो बेटा कंपोनेंट ऑफ ब्लड पढ़ने के बाद अब हम टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे। टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स का मतलब किन वेसल्स से, किन पाइप से ब्लड बॉडी में इधर उधर ट्रांसपोर्ट होता है। तो दे आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन ह्यूमन बॉडी। एक हमारी आर्टरीज आएंगी, दूसरी वेन्स, और तीसरा कैपिलरी। अब आर्टरीज क्या होते हैं, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो आर्टरीज का काम क्या है कि हार्ट से, ये अगर हमारा हार्ट है, हार्ट क्या होता है बेटा, पंपिंग ऑर्गन, ब्लड पूरे शरीर में पंप कौन करता है, हार्ट करता है। तो हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरफ अगर यहां को जा रहा है ब्लड, बॉडी पार्ट्स की तरफ जो वेसल्स ले जाएंगे, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, ये क्या होंगी, हमारी आर्टरीज होंगी, ARTERIES, आर्टरीज होंगी, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। अब बॉडी पार्ट में क्या होगा बेटा, इसी ब्लड से रेस्पिरेशन होगा,
यही ब्लड से जो ऑक्सीजन मिली है हमें, यही ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में मदद करेगी, और रेस्पिरेशन होने के बाद एंड प्रोडक्ट क्या मिलता था हमें, CO2 भी मिलता था, एक बाई प्रोडक्ट। रेस्पिरेशन जब होता था, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते थे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती थी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड अब ब्लड में मिक्स होगी वो बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ जाएगी, वही कार्बन डाइऑक्साइड वाला। यहां मैं लिख देता हूं +O2, यहां लिख देता हूं +CO2। तो +CO2 वाली क्या होंगी बेटा, हमारी वेन्स होंगी, VEINS। तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरफ ले जाने वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड, +O2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने वाली जो पाइप्स हैं उन्हें हम आर्टरीज बोलेंगे, और बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ ले जाने वाला +CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बोलेंगे वो कौन ले जाएगा, वेन्स ले जाएगा। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी हम देख लेंगे वो क्या होता है, अभी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे तब आपका क्लियर हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी को क्यों मना कर रहे हैं और क्यों पल्मोनरी वेन को मना कर रहे हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। दूसरा, आर्टरीज अब क्या करनी है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, हार्ट से ब्लड को ले आ रही हैं बॉडी पार्ट, अलग अलग बॉडी पार्ट तक पहुंचा रही हैं, तो क्या बोलेंगे इन्हें, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम चीजें, वैसी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है हार्ट से अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक, तो इसीलिए इनको क्या बोला गया है, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। दूसरी तरफ वेन्स को क्या बोला है, कलेक्टिंग वेसल्स। वेन्स क्या कर रही है, अलग अलग बॉडी पार्ट से ब्लड को कैरी कर रही हैं, तो ब्लड को अगर वो कैरी कर रही हैं तो इसलिए उन्हें कलेक्टिंग वेसल्स बोला गया है। थर्ड पॉइंट, आर्टरी इसके लिए थिक एंड इलास्टिक। अब हार्ट बड़ी जोर से पंप करता है ब्लड को, हार्ट से हमारी फिर जितना हार्ट होता है वो ब्लड पंप करने के काम का ऑर्गन होता है, पंप कर रहा होता है ब्लड को। तो जब हार्ट बड़ी जोर से ब्लड को पंप करेगा तो जो वेसल्स उसे ले जाएगी, यहां पर तो बहुत ज्यादा फोर्स में जाएगा ना, हार्ट ने जब पंप करा, बड़ी जोर से पंप करा है, तो ये जो वेसल्स ले जाएंगी ब्लड को वो थिक भी होनी चाहिए और इलास्टिक भी होनी चाहिए। थिक मतलब मोटी, और इलास्टिक लचीली भी होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो थिक एंड इलास्टिक होती है हमारी आर्टरीज, जबकि वेन्स हमारी क्या होती है, थिन एंड लेस इलास्टिक। अब वेन्स तो बॉडी पार्ट से हार्ट तक ले जा रहे हैं, हार्ट तक पहुंचाने में कोई ज्यादा फोर्स नहीं है, ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा है उन पे, तो क्या होती है बेटा, थिन भी होती हैं और लेस इलास्टिक भी होती है। चौथी, आर्टरी होती है हमारी डीप सीटेड, जबकि वेन्स हमारी होती है सुपरफिशियल। तो डीप सीटेड यानी कि अंदर होगी, स्किन के बहुत डीप में होगी हमारी आर्टरीज, आर्टरीज जो होंगी हमारी स्किन के बहुत अंदर होगी, जबकि जो वेन्स हैं ये हरी नीली नीली टाइप की, जो अगर आपको विजिबल हो पा रही हो वेन्स, कोशिश करूंगा दिखाने की, तो ये जो ये वेन्स ग्रीन ग्रीन वेन्स हैं, दिख नहीं पा रही होगी, ये वेन्स क्या है बेटा, स्किन के बहुत पास हैं। तो हमें जो हमारे हाथ में नसें दिखती हैं, ये क्या दिखती हैं, हमें वेन्स दिखती हैं, ना कि हमें आर्टरीज दिखती हैं। आर्टरीज क्या होती है, बॉडी की बहुत डीप सीटेड। तो ये वेन्स और आर्टरी ब्लड वेसल्स, आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा कैपिलरीज देख लीजिए एक बार, कैपिलरीज क्या होती हैं, दे आर वेरी थिन ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स। अब ये आर्टरीज और वेन्स कहीं ना कहीं जाके तो मिलेगी बॉडी पार्ट के बाद, कहीं ना कहीं, जहां पर को यहां से मान लीजिए ये आ रही है हमारी आर्टरीज और ये मेरी आ रही है वेन्स। अब इनको जहां पे मैच करेंगे, जहां पे ज्वाइन करेंगे, बड़े थिन ब्लड वेसल्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं बेटा, थिन ब्लड वेसल्स आ जाते हैं। इन्हीं थिन ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। यही क्या है मेरी कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज क्या होती है बेटा, दे आर वेरी थिन ब्लड वेसल्स, बहुत पतले ब्लड वेसल्स होंगे, विच कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने के काम आएंगे। साथ ही साथ क्या भी करेंगे बेटा ये, साथ ही साथ दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत थिन है तो इन्हीं की मदद से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2, एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड, ये सारी चीजें इन्हीं की मदद से होगी, क्योंकि बहुत पतली सी है, बहुत पतली सी खाल है, मान लीजिए बहुत पतली सी झिल्ली है, जिससे अंदर बाहर थोड़ी बहुत चीजें जा सकती है, तो इसी से अंदर बाहर होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी की मदद से होता है। तो ये हमारे ब्लड वेसल्स भी खत्म हो गए आई गेस। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन हार्ट पढ़ना है हमें, वो देखेंगे। तो बेटा ब्लड वेसल्स पढ़ने के बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारा, ह्यूमन हार्ट। ब्लड वेसल्स में हमने क्या देख लिया था कि हमारे जो ब्लड वेसल्स बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ ब्लड ले जाते हैं उनको हम वेन्स बोलते हैं, और जो हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरफ ब्लड ले जाते हैं उनको आर्टरी। आर्टरीज क्या है, जो हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरफ ब्लड ले जाएं। वेन्स क्या है, जो बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ ब्लड लेके आए। तो अब देख लेते हैं, हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहला चैम्बर क्या है, राइट आर्ट्रियम, दूसरा चैम्बर राइट वेंट्रिकल, तीसरा चैम्बर लेफ्ट आर्ट्रियम और चौथा चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल।
जिस तरह हमारी बॉडी होती है राइट ये साइड लेफ्ट ये साइड, वैसे ही हम ह्यूमन ऑर्गन्स को भी बढ़ते हैं, राइट ये वाला साइड बनाते हैं पेपर में और लेफ्ट ये वाला। अब अपर वेना कावा और लोअर वेना कावा दो वेन्स होती हैं, लार्जेस्ट वेन्स होती हैं। तो अपर वेना कावा और लोअर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब बॉडी के हर एक सेल में रेस्पिरेशन हो गया और रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट में क्या मिलता था हमें, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में घुल गई है, सॉल्युबल इन ब्लड होता है। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हमारे राइट आर्टरियम में आ गया। कहां कहां से, अपर वेना कावा और लोअर वेना कावा। अपर वेना कावा क्या करती है बेटा, टॉप बॉडी पार्ट से, यहाँ पे हमारा हार्ट है, यहाँ पे मेरा हार्ट है, लगभग एक मुट्ठी जितना ही होता है, फिस्ट में आ जाता है हमारा हार्ट। तो यहाँ पे अगर हमारा हार्ट है तो इस हार्ट से ऊपर का जितना भी पार्ट है, हैंड, हेड, यहाँ से जो ब्लड लेके आ रहा है हार्ट तक वो अपर वेना कावा है, और नीचे का पार्ट है एब्डोमेन, लेग्स, यहाँ से जो ब्लड लेके आ रहा है वो लोअर वेना कावा है। ये अपर वेना कावा से ब्लड आया, लोअर वेना कावा से ब्लड आया कहाँ, राइट आर्टरियम में आया। और कैसा ब्लड आया बेटा, CO2 वाला ब्लड आया। कैसा ब्लड आया, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आया या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट आर्टरियम में आ गया, राइट आर्टरियम हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एक्सपेंड हो जाएगा, और राइट वेंट्रिकल इसी टाइम पे हमारा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा। जैसे ही राइट आर्टरियम हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट वेंट्रिकल हमारा एक्सपेंड हो जाएगा, और ये राइट आर्टरियम से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में चले जाएगा किसके थ्रू, वॉल्व्स के थ्रू जाएगा। वॉल्व का क्या काम होता है बेटा, वॉल्व इंश्योर देयर इज नो बैकफ्लो ऑफ ब्लड। वॉल्व ये इंश्योर करते हैं कि ब्लड का बैकफ्लो ना हो। जैसे वॉल्व कुछ ऐसे हैं, समझने के लिए देखिएगा, ऊपर से तो जितना भी ब्लड आ रहा है आने देंगे, लेकिन जैसे ही नीचे से ब्लड आएगा ये बंद हो जाएंगे। तो बैकफ्लो ऑफ ब्लड को नहीं होने देता है वॉल्व का यही इंपॉर्टेंट काम है। तो राइट आर्टरी में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहां से हमारा राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वॉल्व्स। वॉल्व ने क्या करा, बैकफ्लो ऑफ ब्लड नहीं होने दिया। अब राइट वेंट्रिकल में हमारा ब्लड पहुंच गया है, कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। हमें करना क्या है बेटा, ऑक्सीजनेटेड करना है ब्लड को भी, तभी हमें एनर्जी मिलेगी, तभी ऑक्सीजन मिलेगा, तभी ऑक्सीडाइज कर पाएंगे। रेस्पिरेशन हमने पूरा देखा था। तो जैसे हमारा राइट वेंट्रिकल में सारा ब्लड पहुंच गया, राइट वेंट्रिकल से सारा ब्लड पंप होगा। जब राइट वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सारा ब्लड पंप होगा, और कहां को चले जाएगा बेटा, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए हमारे लंग्स की तरफ चले जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए हमारे लंग्स की तरफ चले जाएगा। अभी हमने देखा था कि लंग्स में क्या हुआ था बेटा, एल्वेलाई होते हैं और वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता था। तो यहाँ पर को भी वही एल्वेलाई तक हमारा सारा ब्लड पहुंचेगा, और वहां पर को ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड हट के क्या आ जाएगी बेटा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर को रिलीज कर देंगे और ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में आ जाएगी। अब इसीलिए याली जो वेन्स हैं जो ब्लड को ले आ तो रही है, लेकिन कैसा ब्लड ले आ रही थी बेटा, CO2 वाला ब्लड ले आ रही थी। कैसा ब्लड ले आ रही थी, ये CO2 वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आ रही थी। और यही पल्मोनरी आर्टरी है, हमने लिखा भी था। आर्टरी क्या करती थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती थी हार्ट से बॉडी पार्ट को, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी देख लीजिए कैसा ब्लड कैरी कर रही है, हार्ट से तो ले आ रही है ब्लड, लेकिन कैसा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आ रही है, ऑक्सीजनेटेड नहीं ले आ रही है। पल्मोनरी रिलेटेड टू लंग्स, जितनी भी चीजें होती हैं वो क्या होती हैं बेटा, पल्मोनरी। जैसे लंग्स रिलेटेड डॉक्टर को पल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, हार्ट रिलेटेड को कार्डियोलॉजिस्ट, किडनी रिलेटेड को रेंटोलॉजिस्ट, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे ही पल्मोनरी आर्टरी हमारा क्या ले जाती है बेटा, CO2 वाला ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक पहुंचाती है। अब लंग्स में क्या होगा बेटा, लंग्स फिल्टर की तरह है, बॉडी के अंदर फिल्टर की तरह है। तो लंग्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेते हैं खून से और ऑक्सीजन खून में डिसॉल्व कर देते हैं। कैसे होता है, थ्रू एल्वेलाई होता है, बाय सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब लंग्स में क्या हुआ बेटा, लंग्स में ये ब्लड पहुंचा हमारे, लंग्स में ये ब्लड पहुंचा और लंग्स से पल्मोनरी वेन से होते हुए ब्लड वापस हमारे लेफ्ट आर्टरियम में आ गया। लंग्स ने क्या करा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स ने क्या कर दिया, ऑक्सीजनेटेड कर दिया, ऑक्सीजन ऐड कर दी। ऑक्सीजन ऐड करने के बाद पहली बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी के किस चैम्बर में आता है, थर्ड चैम्बर, लेफ्ट आर्टरियम में आता है। कहाँ आता है, थर्ड चैम्बर या लेफ्ट आर्टरियम में आता है। लेफ्ट आर्टरियम में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब लेफ्ट आर्टरियम एक्सपेंड हो जाएगा हमारा, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही लेफ्ट आर्टरियम पूरा एक्सपेंड हो गया, अब लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड हो जाएगा। लेफ्ट आर्टरियम जैसी कॉन्ट्रैक्ट पर लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा एक्सपेंड हुआ, और यहां से लेफ्ट आर्टरियम से सारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड हो गया बेटा,
ऑक्सीजनेटेड हो गया है, क्योंकि लंग्स ने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के ऑक्सीजन ऐड कर दी है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में आया, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। कैसे गया? थ्रू वॉल से गया। वॉल ने क्या किया? फिर से ओवरफ्लो ऑफ ब्लड को या बैकफ्लो ऑफ ब्लड नहीं होने दिया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को बहुत ताकत से पंप करा, पूरी ताकत से पंप करा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरोटा के थ्रू, ये जो हमारी याली वेन है, सबसे लॉन्गेस्ट, सॉरी याली जो आर्टरी हमारी सबसे लॉन्गेस्ट आर्टरी अरोटा, इसके थ्रू सारा ब्लड हमारे कहाँ चले गया? बॉडी पार्ट्स में। हार्ट से जो ब्लड ले आते हैं उन्हें आर्टरी बोलते हैं, और सबसे बड़ी आर्टरी क्या होती है? हमारी अरोटा, और इसने सारा ब्लड हमारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचा दिया। तो देख भी लीजिए आप, स्टेप सारे फर्स्ट टू सेकंड एक्सप्लेन मैंने कर दिए हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपके समझ में आ जाएगा। वेंट्रिकल्स को देखिए बेटा। अब ये एक और चीज, सेप्टम, ये जो वॉल सी है बीच में, सेप्टम बोलते हैं, जो डिवाइड करती है हमारे राइट पार्ट ऑफ हार्ट और लेफ्ट पार्ट, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो ये सेप्टम का काम क्या होता है, और ये सेप्टम होता क्यों है? सेप्टम इसलिए होता है ताकि जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, जैसे हम, जिन्हें अपना खून गर्म रखना पड़ता है, तो उनके लिए हमेशा ऐसा रहे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक तरफ और डीऑक्सीजनेटेड एक तरफ, इससे एफिशिएंसी बढ़ती है हार्ट की, इसलिए सेप्टम लगा हुआ होता है। दूसरी चीज, ये जो मसल्स हैं हमारी, ये रेड रेड दिखाया है, ये क्या है बेटा? कार्डिक मसल्स हैं। मैंने बताया था हार्ट रिलेटेड चीजों को कार्डिक बोलते हैं, तो ये कार्डिक मसल्स हैं। कार्डिक मसल्स क्या करती है बेटा? देखो कहां पे थिक है, ये वेंट्रिकल्स के पास, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के पास थिक है। आर्टरियम के आसपास उतनी ज्यादा मसल्स हमें दिखने दी है, बहुत कम मसल्स हैं। मसल्स हैं लेकिन बहुत कम मसल्स हैं, या वीक मसल्स कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि राइट वेंट्रिकल को पंप करना था ब्लड, कहां तक पहुंचाने के लिए? लंग्स के लिए। और लेफ्ट वेंट्रिकल को तो और ज्यादा पंप करना है ताकि ये ब्लड पूरे का पूरा बॉडी पार्ट्स तक हमारे पहुंच जाए। तो इसके साथ हमारा ह्यूमन हार्ट कंप्लीट। अब दो तरह के, अब सर्कुलेशन कैसा हुआ बेटा? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ह्यूमन हार्ट है डबल सर्कुलेशन, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड में पूछा गया है। तो डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो बेटा, ब्लड ट्रेवल ट्वाइस थ्रू हार्ट इन वन साइकिल। ब्लड दो बार ट्रेवल करता है हार्ट से इन वन साइकिल। एक बार कहां? एक बार तो वो लंग्स और हार्ट के बीच में, लंग्स और हार्ट के बीच में एक बार ट्रेवल करता है, और एक बार बॉडी पार्ट्स और हार्ट के बीच में ट्रेवल करता है। तो जो लंग्स और हार्ट के बीच में ट्रेवल करता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पल्मनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? पल्मनरी सर्कुलेशन। ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू हार्ट। हार्ट राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया, लंग्स से वापस हार्ट में आया। तो ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू हार्ट। दूसरा है हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या होता है बेटा? ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी पार्ट्स में गया, अब बॉडी पार्ट से वापस राइट आर्टरियम में आता है, इसलिए दो डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या लिखा है? ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू हार्ट। ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। एक बार पूरे बॉडी पार्ट से हमारा, सारे बॉडी पार्ट से ब्लड आया, और फिर सारे बॉडी पार्ट्स को ब्लड गया। सारे बॉडी पार्ट से ब्लड हार्ट में आया, हार्ट से सारे बॉडी पार्ट्स को फिर गया, फिर बॉडी पार्ट से आया, फिर हार्ट से बॉडी पार्ट में गया। तो एक बार तो ये हो रहा है। एक बार क्या हो रहा है? हार्ट से लंग्स में जा रहे हैं, लंग्स से फिर हार्ट में आ रहे हैं, हार्ट से लंग्स में जा रहे हैं, लंग्स से फिर हार्ट में आ रहे हैं। इसलिए डबल सर्कुलेशन बोला गया है ह्यूमन सर्कुलेशन के, ह्यूमन हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन को। इसके साथ साथ एक और चीज होती है डायसिस्टोल और सिस्टोल। क्या बेटा? डायसिस्टोल और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सुन लीजिए क्या होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तब कहते हैं जब ब्लड का प्रेशर हाई होता है। डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तब बोलते हैं जब ब्लड का प्रेशर लो होता है। अब होता क्यों है ये ब्लड प्रेशर? जैसे अगर कभी नापा हो तो वो कह देते हैं कि 80-120 चल रहा है तुम्हारा बीपी, तुम्हारा ब्लड प्रेशर 80-120 चल रहा है, या कभी कभी कह देते हैं कि 100-150 हो गया है, बहुत ज्यादा हो रहा है, या 80-120 चल रहा है, या 100-150 चल रहा है। इस तरह कुछ भी नंबर हो सकते हैं बेटा। बीपी है ये हमारा ब्लड प्रेशर जो हम नपाते हैं मशीन से, तो वही है। ह्यूमन हार्ट ही तो है ब्लड प्रेशर, ब्लड में प्रेशर जो क्रिएट कर रहे हैं ह्यूमन हार्ट ही कर रहे हैं। अब देखो बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और लेफ्ट वेंट्रिकल ने बड़ी जोर से ब्लड को पंप करा। ब्लड बड़ी जोर से जा रहा है, जा किसके थ्रू रहा है? आर्टरीज के थ्रू जा रहा है। इसलिए आर्टरीज क्या थी हमारी? थिक एंड इलास्टिक थी, बहुत स्ट्रांग थी। ज्यादा प्रेशर होल्ड करना है तो स्ट्रांग होना था। तो सारा आर्टरीज के थ्रू जब जाएगा तो ब्लड में प्रेशर भी क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा ब्लड में प्रेशर। तो उस समय हमारा बीपी 120 या 150 ज्यादा वाला होगा। और जब ब्लड वापस आ रहा होगा तो आएगा किससे? वो वेन्स के थ्रू आता है हार्ट की तरफ। हार्ट की तरफ वेन्स के थ्रू आता है तो प्रेशर भी कम है उस समय।
ब्लड में प्रेशर भी कम है। जाते वक्त तो था, क्योंकि हार्ट ने प्रेस कर दिया यहाँ से और प्रेशर बनाया तो वो बहुत तेजी से गया, लेकिन आते वक्त कोई प्रेशर तो बन नहीं रहा है, तो आते वक्त वो धीरे धीरे आ रहा है, तो धीरे धीरे आ रहे हैं, तो उस समय हमारा बीपी भी कम है 80। इसको क्या बोलते हैं? डायसिस्टोलिक। ये वाला क्या है? सिस्टोलिक। और वो मशीन कौन सी है जिससे ये हम नापते हैं? तो स्पाइगैमोगैनोमीटर। क्या था मशीन का नाम बेटा जिससे बीपी नापते हैं? स्पाइगैमोगैनोमीटर। तो ये होमवर्क हो जाएगा आपका, ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक, डायसिस्टोलिक, और द इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी मेजर आवर ब्लड प्रेशर। इसके साथ हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बींग्स खत्म।